हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो थर्मल एक्सपेंशन का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा और इसमें मेनली जो मैं कवर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ पार्शियली सबमर्ज्ड फ्लोटिंग बॉडी और फुली सबमर्ज्ड फ्लोटिंग बॉडी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अगर कोई चीज़ फ्लोटिंग बॉडी है तब क्या होगा। इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का भी होना चाहिए। मैं पहले से भी बोलता आ रहा हूँ कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा टॉपिक कवर कर चुका हूँ, तो पहले फ्लूइड मैकेनिक्स का जाके एटलीस्ट बायंसी फोर्स क्या होता है, बायंसी फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाली वीडियो मेरी देख लें। नोट्स या तो नोट्स फॉलो कर लें, उसके बाद ही ये पढ़ें। ठीक है, तो चलिए, आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ चुके हैं और आपको वो आता होगा, ये सोचकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो चलिए देखते हैं है क्या यहाँ पे। पेन मार्कर, ओके लेट्स स्टार्ट। तो मान लीजिए कोई एक बॉडी था जो कि ये पानी का लिक्विड है, ये पानी का लेयर है जो यहां तक पानी भरा हुआ था। सपोज कीजिए यहां पे एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है जिसका कुछ पार्ट, इतना सारा पार्ट, जिसका कुछ पार्ट पानी में डूबा हुआ है। मान लेते हैं कि इसका इतना पार्ट पानी में डूबा हुआ था और जिस पार्ट को मैं हैचिंग नहीं किया हूं ये पानी से ऊपर था। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम का ये जो पूरा सिस्टम है इसका वॉल्यूम है V0। टोटल वॉल्यूम कितना है V0। ये पूरा टोटल वॉल्यूम कितना है V0 एंड ईटा इज ए फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड। कितना डूबा हुआ है उसके बारे में बता रहा है। ईटा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड है कि कितना पार्ट डूबा हुआ है ओरिजिनल पार्ट का। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक चीज पता है कि अगर कोई चीज पानी में डूबा हो या लिक्विड में डूबा हो, किसी भी चीज में, तो जब वो बॉडी नीचे आती है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है वर्टिकली अपवर्ड। और वो फोर्स कौन सा होता है? बॉयंसी फोर्स। वो फोर्स कौन सा होता है? बॉयंसी फोर्स। और बॉयंसी फोर्स इक्वल होता है mg का। ये मैं ऑलरेडी फ्लूइड में पढ़ा चुका हूं कि बॉयंसी फोर्स शुड बी इक्वल टू mg। ठीक है जी, कब? फ्लोटिंग के कंडीशन में। ठीक है, चाहे पार्शियली हो या फुल्ली सबमर्ज्ड हो, बट फ्लोट हो रहा हो, अगर चल रहा हो, तो उन दोनों कंडीशन में एफ इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। ठीक है, वायंसी फोर्स कैसे निकालते थे? वायंसी फोर्स निकालने के लिए हम ऑलरेडी बता चुके थे कि वायंसी फोर्स क्या होता था कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, तो लिक्विड कितना वेट डिस्प्लेस्ड हुआ वो निकालते थे। तो कितना वेट डिस्प्लेस्ड होगा? इतना ही ना पानी में है, तो इसका जो वेट होगा वही तो बायंसी फोर्स होगा। तो इसका वेट किसके बराबर हो जाएगा? mg के। मास कौन सा? जो डूबा हुआ है। मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन डेंसिटी किसका लेना है? लिक्विड का। वॉल्यूम कितना? जो पानी में सबमर्ज्ड है, तो रो एल हो गया, वी सबमर्ज्ड हो गया, और ये तो एम के बारे में हो गया, इंटू जी था। mg क्या होगा? mg के लिए m तो पूरा इसका मास, तो पूरा मास कैसे हो जाएगा? रो ऑफ b इंटू V0 जो टोटल था इंटू जी। ये हमारा पूरा मास आ गया, mg हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां से g को g से काट दूं तो V सबमर्ज्ड y V0 क्या बचेगा? रो v डिवाइडेड बाई रो l। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को तो बोले थे कि फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड, कितना डूबा हुआ है। तो ईटा मुझे पता चल गया इस सिस्टम का। कब? जब टेम्परेचर T था तब। ये बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी या ऑब्जेक्ट। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉडी या ऑब्जेक्ट। ठीक है, एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिक्विड। ओ क्या? V0 क्या कर रहा है? ओरिजिनल कंडीशन में टोटल वॉल्यूम। ठीक है, सब कुछ पता चल गया है। आगे देखते हैं। अब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अब बोल रहा है कि अगर इसका टेम्परेचर अब T प्लस डेल्टा टी कर दिया जाए, अगर इसका टेम्परेचर क्या कर दिया जाए? T प्लस डेल्टा टी, तो हो सकता है कि इसका वॉल्यूम कुछ चेंज हो जाएगा, बॉडी का भी और इस पूरे सिस्टम का भी। तो उस टाइम पे मान लेते हैं कि जगह जो फ्रैक्शन कोएफिशिएंट है वो ईटा से चेंज होके ईटा डैश हो गया। हमको नहीं पता कितना हुआ है, निकाल लेंगे, देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमको पता है कि ईटा इजिकल टू आया था रो ऑफ डेंसिटी ऑफ क्या? बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बॉडी बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, कुछ भी बोलो। अगर मुझे ईटा डैश करना है तो बॉडी का नया वाला डेंसिटी टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, और लिक्विड का नया वाला डेंसिटी चेंज होने से वही तो हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, ईटा डैश इजिकल टू रो बी डैश बाई रो एल डैश। और रो बी डैश डेंसिटी कैसे चेंज होता है टेम्परेचर के साथ? ऑलरेडी भी डिराइव। सो रो बी डैश क्या हो जाएगा? रो बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी। रो एल डैश क्या हो जाएगा? रो एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी।
ठीक है जी। तो ईटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो बी बाई रो एल बाहर ले लो, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये तो नीचे ही था, तो 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, 1 प्लस गामा वी डेल्टा टी। इसको अगर ऊपर लिखना है तो इसके पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो वही तो लिखा हुआ है। अब क्या कीजिए, 1 प्लस गामा वी डेल्टा टी के पावर -1 को लिख सकते हैं 1 माइनस गामा वी डेल्टा टी। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और हायर ऑर्डर टर्म जो भी डेल्टा टी स्क्वायर आ रहा है उसको निगलेक्ट टू 0 कर दीजिए, तो क्या बचेगा, ईटा डैश इक्वल टू ईटा 1 प्लस गामा एल माइनस गामा टी। तो इस तरह से फ्रैक्शन चेंज होता है, कभी कभी ये पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कुछ नहीं किए, क्या किए हैं, पहले कोई एक बॉडी था, ऑब्जेक्ट था, डूबा हुआ था एट टेम्परेचर टी, उसका फ्रैक्शन कोफिशिएंट ईटा था, तो हम लोग निकाल लिए कि कितना पानी में डूबा हुआ है, इसमें कितना बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, कितना वेट लग रहा होगा। तो बॉयंसी फोर्स को mg से इक्वेट कर दिए और हम नया निकाल लिए, ईटा निकल गया, तो नया वाला में हो गया। ऑलरेडी हमें पता था कि रो वी डैश कैसे निकलता है, रो एल डैश कैसे पड़ता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया और एजम्पशन जो था थोड़ा बहुत होता है मैथमेटिक्स का वो ले लिया और सोल्व कर लिया। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड फ्लोटिंग बॉडी, जब पूरा का पूरा डूबा हो तब। ठीक है, अभी भी डूबा है, बॉयंसी फोर्स तो लग रहा होगा, तो बॉयंसी फोर्स, अब बॉयंसी फोर्स क्या होता था, लिक्विड डिस्प्लेस जितना हो रहा है उसके वेट के बराबर। ठीक है, मतलब कि एम जी कितना, जो जितना डूबा हुआ है उतना, जितना डिस्प्लेस्ड है उतना वाले पार्ट का, तो डिस्प्लेस्ड तो इस बार पूरा है भैया, पूरा बॉडी डूब गया है, तो इसलिए रो ऑफ लिक्विड तो फॉर्मूला में था बॉयंसी फोर्स का। वी इस बार डूबा वाला पार्ट का नहीं लिए हम लोग, वी भी नहीं लिए हैं, वी नोट लिए हैं, क्यों, क्योंकि पूरा ही डूबा हुआ है, इसलिए वही तो होगा। ठीक है, और जी जी था, इनिशियली हमें पता था कि एफ वी इक्वल टू क्या होता है, एम जी, एफ वी इक्वल टू एम जी। ओके, एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी, एफ वी डैश, एफ वी पे एक डैश आ गया होगा, रो एल भी चेंज हो गया होगा, वी नोट भी चेंज हो गया होगा, ग्रेविटी में तो कुछ फर्क पड़ रहा है इसलिए यहां पे लिख दिया है। तो एफ वी डैश इक्वल टू रो एल डैश का हमको फॉर्मूला पता है कि रो एल अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी होता है। वी नोट डैश भी पता है कि वी नोट इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी होता है, और जी जी है। तो यहां से क्या हुआ, यहां से रो एल वी नॉट, रो एल वी नॉट ये वाला टर्म, ठीक है, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, और इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो -1, तो इसको उठा के ऊपर ले गया तो -1, और वही तो लिखा हुआ यहां पे, एक स्टेप कूदा दिया हूं। आप फिर क्या करोगे, इसको रो एल को रो एल लिखोगे, वी नोट को वी नोट लिखोगे, जी को लाके यहां रख दिया है, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी तो 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी लिख देंगे, और 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी -1 को इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस गामा एल डेल्टा टी। ब्रैकेट ओपन कर देना, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके पास ये नया बॉयंसी फोर्स आ जाएगा। तो क्या बोला, इफ 3 अल्फा इज ग्रेटर देन गामा एल, ये बॉयंसी फोर्स क्या होता है, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो अगर 3 अल्फा बड़ा है तो इधर वाला फोर्स पॉजिटिव आएगा, मतलब ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि बॉडी कम आउट ऑफ द लिक्विड, बॉडी क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर उठ जाएगा। लेकिन अगर 3 अल्फा कम आ गया, 3 अल्फा कम आ गया, 3 अल्फा कम आ गया मतलब क्या, निगेटिव फोर्स, निगेटिव फोर्स मतलब इस डायरेक्शन में, तो बॉडी नीचे चला जाएगा, तो इसका बॉडी है डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, तो उसका एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा और बॉडी नीचे चला जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे बॉयंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं हम लोग बाई मेटालिक स्ट्रिप। क्या बोलते हैं, बाई मेटालिक स्ट्रिप। अब जानना ये जरूरी है कि बाई मेटालिक कहते किसको है। तो कोई भी जो दो डिफरेंट मेटल से बना हो, कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो दो डिफरेंट मटेरियल से बना हो तो उसी को हम लोग कहते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप। देखिए जैसे ए स्ट्रिप था, ए आपका स्ट्रिप था, देखिए ये वाला पार्ट था ना, इसका कोफिशिएंट कितना लिए हम लोग, अल्फा। नीचे एक और लिए हैं ये वाला पार्ट, इसका कोफिशिएंट कितना लिए हैं, अल्फा 2 लिए है ना। अल्फा 1 अल्फा 2 अलग अलग है, इसका मतलब क्या कि दोनों अलग मटेरियल का होगा, क्योंकि एक मटेरियल के तो अल्फा डिफाइंड हो जाएगा ना कि इसका थर्मल एक्सपेंशन ऐसे ही होगा। अल्फा 1 अलग दिया है, अल्फा 2 अलग दिया, इसका मतलब कि दो अलग अलग है। हो सकता है कि एक एल्युमिनियम हो एक स्टील हो सकता है कि एक एल्युमिनियम हो एक स्टील हो, या कुछ भी हो, एक रॉड का हो, एक आयरन का हो, एक मेटल, कुछ दूसरा भी मेटल हो, कुछ भी हो, मतलब दो अलग अलग हो। तो चलिए मान लेते हैं कि दोनों का जो थिकनेस है वो डी है, दोनों का थिकनेस है वो क्या है, डी है, दोनों का थिकनेस डी है। ओके जी, ठीक है। अब हम इसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अब टेम्परेचर को टी से कहां पे ले आए हैं, टी प्लस डेल्टा टी पे, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो खुद सोचो आप कि मान लिया जाए कि अगर हमारे पास ऐसा कोई चीज रहता, ऐसा एक जगह रहता, इसकी फैलने की कैपेसिटी, सपोज इसकी फैलने की कैपेसिटी, इसकी फैलने की कैपेसिटी क्या होती, ज्यादा होती किसी की, ये सपोज यहां से यहां तक फैलने की कैपेसिटी है और इसकी कैपेसिटी एक की कम है,
तो क्या होगा, ये दोनों तो अलग अलग हो जा रहा है, इतना गैप हो गया यहां पे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि दोनों एंड पे जुड़ा हुआ है, देख लो दोनों एंड पे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो जब ऐसा होता है कि दोनों का एक्सपेंशन, फैलने का रेट अलग हो और दोनों एंड से क्या हो, दोनों एंड से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, तो क्या होगा, थोड़ा सा ये वेंड हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, और एक ज्यादा फैलेगा एक कम फैलेगा, तो चिपकने के लिए एक को तो ऐसे फैलाएगा तो मुड़ ही जाएगा, मुड़ जाएगा ना, तो वही हो रहा है। अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि यहां से ये जो मुड़ा, इस पे एक पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसे रेडियस लेते हुए एक आर्क बना रहा होगा ये मेटल, ठीक है, ओके। यहां से ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला पहला पार्ट जो आया मेटल का, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कि आर है, यहां से यहां डिस्टेंस क्या है, आर है, आर रेडियस, क्योंकि सेंटर से हमेशा लेते हैं। तो ये पूरे कंबाइंड इफेक्ट का, ये पूरा जो सिस्टम है इसका, इस पूरे कंबाइंड इफेक्ट का सेंटर कहां पे होगा, यहीं पे ना होगा, ये बीच वाला होगा कि नहीं होगा। ये जो पूरा सिस्टम है, ये इसका सेंटर कहां पे होगा, ये बीच वाला होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वहां से यहां तक के रेडियस को हम आर मान लिए हैं, ठीक है जी, हम सब कुछ सेंटर से मानते हैं, ठीक है, ये रेडियस आर है। तो एक चीज बताइए कि यहां से इस पॉइंट से ये जो फर्स्ट वाला अल्फा 2 वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो मुझे पता है कि यहां से यहां तक आर है, ठीक है, ये पूरा डी था, पूरा क्या था, डी था, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, d/2। तो r में से d/2 चला गया, तो यहां से लेके यहां तक कितना बचेगा, r माइनस d/2। तो यही तो है r माइनस d/2, ठीक है। और अगर मुझे यहां से यहां तक लिखना हो, इसके सेंटर तक लिखना हो, इसके सेंटर तक, तो क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक क्या था, r, और उसमें प्लस d/2, तो हो गया r प्लस d/2। ओके, हमको एक चीज पता है कि अगर कुछ ऐसा बनता हो जिसका रेडियस r हो, ये एंगल थीटा हो, तो ये लेंथ कितना लिखते थे हम लोग, r थीटा लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे, ओके। तो एक चीज बताओ कि ये जो लेंथ बना बीच वाला, ये वाला लेंथ, ये कितना हो जाएगा। तो इसका रेडियस यहां से यहां तक कितना है भैया, तो r माइनस d/2 इंटू कितना, थीटा। तो एक हो गया हमारे पास r माइनस d/2 इंटू थीटा। एक किसका वाला हम लोग लिखे हैं, अल्फा 2 वाला के लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इसका कितना लेंथ हो गया होगा यहां से लेके यहां तक, तो कितना, यहां से यहां तक का रेडियस कितना, r प्लस d/2 इंटू थीटा। और ये लेंथ किसका वाला का, अल्फा 1 वाले का। और मुझे पता है कि पहले ये कैसा था, पहले ये ऐसा नहीं था, पहले लेंथ इतना बड़ा नहीं हुआ था, पहले ये लेंथ इतना बड़ा था, ऐसे था। तो ये जब लेंथ चेंज होगा तो हमको फार्मूला पता है कि L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। 1 वाले का था इसलिए अल्फा 1 पुट किया, ये 2 वाले का था इसलिए अल्फा 2 पुट कर दिया। तो दोनों तरीका से मुझे पता चल गया, एक रेडियस वाले फार्मूले से भी मुझे पता चल गया और एक थर्मल एक्सपेंशन के फार्मूले से पता चल गया। अब यहां से अगर मैं लिखूं L, तो L इजिकल टू क्या हो जाएगा, R प्लस d/2 इंटू थीटा, ये इधर आ जाएगा तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी हो जाएगा। और अगर इससे लिखूं, तो क्या हो जाएगा, r माइनस d/2 बाई थीटा डिवाइडेड बाई दिस, होगा कि नहीं होगा। तो दोनों तरफ से L निकाल लिए, अब दोनों तो L ही है, क्यों, क्योंकि इनिशियल लेंथ तो दोनों का सेम ही था, इक्वल था, इसलिए दोनों का लेंथ सेम था। तो L इजिकल टू ये भी आया, L इजिकल टू ये भी आया, तो दोनों को इक्वेट करा दिया, थीटा से थीटा गॉट कैंसिल्ड आउट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और हायर ऑर्डर टर्म को हटा देंगे। तो करते हैं वही काम, ब्रैकेट को ओपन किया, हायर ऑर्डर टर्म को हटाया, तो क्या आया, ये रिलेशन आया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद करके देखना, अब इस r से ये r कैंसिल हो गया, तो जो बच गया वो सबको एक जगह रख दिए, डेल्टा टी कॉमन लेके, तो ये इक्वेशन आ गया। अब इस टर्म को मैं निगलेक्ट किया हूं, क्यों, क्योंकि मेरा एजम्पशन ये है कि जो हमारा मेटालिक स्ट्रिप जो बना था, यहां पे आते हैं, हमारा मेटालिक स्ट्रिप जो ये बना था, इसका जो रेडियस है
उसके कंपेयर में ये जो थिकनेस है, ये छोटा सा पार्ट बीच वाले सेंटर से ये वाला पार्ट, ये बहुत ही नेग्लिजिबल है। डी इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू आर, और इसमें एक और अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया तो और भी छोटा हो गया, इसलिए हम इस टर्म को निग्लेक्ट कर रहे हैं, वो लिख भी दिए हैं, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल इट इज निग्लेक्टेड बिकॉज इट इज निग्लिजिबल, बिकॉज क्यों भाई, कंपेयरिंग टू रेडियस ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ आर्क से अगर कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा, सिर्फ r इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस डी इजिकल टू 0। तो d को वहीं छोड़ दो, d को यहीं छोड़ दो, d को यहीं छोड़ दो, इसको उठा के इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, इसको उठा के इधर लेके चले जाओ, या तो d को उठा के इधर लेके चले जाओ, d को उठा के इधर ले चले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस d, और r को यहीं छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो r इजिकल टू माइनस डी डिवाइडेड बाई अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। इस तरह से रेडियस ऑफ आर्क चेंज होगा, ये कभी कभी पूछता है। ठीक है, कि अगर कोई मेटालिक स्ट्रिप है, अगर कोई मेटालिक स्ट्रिप है उसमें टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका रेडियस ऑफ आर्क में क्या चेंज होगा, तो ऐसे चेंज होगा, और ये इतना चेंज होगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक खत्म होने वाला है 2-3 मिनट में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाई ए मेटालिक स्केल। अगर मुझे कुछ लेंथ मेजर करना है, जो मेटल वाला स्केल देखे हो ना, जो हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, तो कैसे होगा, तो देखो मान लीजिए कि एक बॉडी था, मान लीजिए कि एक बॉडी था, इतना बड़ा बॉडी था। ठीक है, इसमें मैं मार्किंग कर दिया हूं 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, 4 मीटर पे, समझाने के लिए। और ये स्केल है मेरे पास, ये क्या है स्केल, इस पे ही मार्किंग किया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे किया हुआ है। ठीक है, अभी कब, जब टेम्परेचर टी नोट था तब। ठीक है, अब सोच एज्यूम करो कि जो बॉडी है इसका अल्फा अलग है और ये स्केल है इसका अल्फा अलग है, क्योंकि अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक अलग मेटल का बना हो सकता है, ये अलग मेटल का बना हो सकता है। ठीक है, अब जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसका बढ़ने का रेट अलग होगा, इसका बढ़ने का रेट अलग होगा। जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हो सकता है कि ये जो लेंथ चेंज होगा तो ये जो हमारा जो लेंथ था 1 मीटर का वो यहां ना रहे, अब यहां पे हो जाए, यहां पे हो जाए, यहां पे हो जाए, इस तरह से हो जाए। सिमिलरली स्केल में भी ये 1 यहां शिफ्ट हो जाए, 2 यहां शिफ्ट हो जाए, 3 यहां शिफ्ट हो जाए, 4 यहां शिफ्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो होगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो बोल रहा है कि चेंज इन लेंथ ऑफ 1 डिवीजन, एक जो अलग अलग पार्ट था 0 से 1 या 1 से 2 कोई के बीच में, वो कैसे होगा, स्केल का बात हो रहा है तो स्केल का अल्फा एस इंटू डेल्टा टी, और अगर बॉडी का बात होगा तो अल्फा वी इंटू डेल्टा टी। एक मीटर में कितना चेंज होगा, एक यूनिट में कितना चेंज होगा, वो वाला। फॉर 1 डिवीजन वही लिखा हुआ है, डेल्टा एल स्केल अल्फा एस डेल्टा टी होगा, डेल्टा एल बॉडी अल्फा वी डेल्टा पी होगा। अब क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एस इज ग्रेटर देन अल्फा वी, अल्फा एस इज ग्रेटर देन अल्फा वी, तो खुद सोचो यहां क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, अल्फा कहां गया, हाँ, अल्फा एस इज ग्रेटर देन अल्फा वी। ओके जी, हमको लेना है, क्या लेना है कि अल्फा एस बड़ा है अल्फा बी से। ओके, ये अगर बड़ा है तो ये ज्यादा एक्सपेंड करेगा, ये कम है तो ये कम एक्सपेंड करेगा। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये 1 यहां पहुंच गया। ठीक है, ये स्केल था, स्केल का अल्फा बड़ा है तो इसका ज्यादा बढ़ेगा, तो इसका मान लेते हैं कि यहां बढ़ेगा। तो अब 0 तो 0 पे रहेगा, ये 1 कहां तक मेजर करेगा, यहां तक बोलेगा कि 1 है, और ये 1 कहां से कहां तक पहुंच गया, यहां से यहां तक ही पहुंचा। तो देखो तो स्केल क्या करेगा, स्केल बोलेगा कि 1 मीटर, या इसको अगर ऊपर बढ़ाओगे, इसको अगर ऊपर बढ़ाओगे तो क्या बोलेगा कि स्केल कि 1 मीटर यहां पे है, लेकिन एक्चुअली 1 मीटर कहां पे आया है, यहां पे, मतलब कि इतना डिस्टेंस कम बताएगा। ये स्केल ही कहेगा ना कि 1 मीटर से छोटा है, क्योंकि स्केल बोल रहा है कि यहां से यहां तक है 1 मीटर, लेकिन एक्चुअल में तो यहीं पे आया है, तो स्केल मेजर करके बोलेगा 1 मीटर यहां होना चाहिए, और हमारा बॉडी यहीं पे आ रहा है, मतलब कि छोटा नाप देगा। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इफ अल्फा एस इज ग्रेटर देन अल्फा वी एट टेम्परेचर अबव टी नोट, रीडिंग विल बी लेस, रीडिंग विल बी रेस, रीडिंग क्या बताएगा, कम बताएगा देन द अदर एट टी नोट। क्यों, क्योंकि अभी दिखाए थे आपको कि वहां पे कम दिखाएगा, 1 मीटर आगे शिफ्ट हो गया, बोलेगा 1 मीटर से कम है, लेकिन 1 मीटर तो ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट इसके पॉजिटिव में हो जाएगा तो ज्यादा दिखाएगा। बस, तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।